नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम मिलते हैं अलग अलग फौजी हस्तियों से। और आज हम लेके आए हैं बिल्कुल ही एक अलग हस्ती। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने मिलिट्री पॉडकास्ट हैं उसमें तकरीबन ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर से बात कर रहे हैं, या कोई सिविलियन है, अच्छे इंटरव्यूअर्स हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसमें कोई जेसीओ जवान भी आए हैं। तो हमने सोचा कि अगर 95% भारतीय सेना जेसीओ जवान से बनी हुई है तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी कहानी भी सुनना, और ये सुनना कि उनकी क्या आप बीती थी, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, और कैसे उन्होंने एक जवान यानी सिपाही से चल के भारतीय सेना के हाईएस्ट रैंक जो जवान के लिए है, जेसीओ के लिए है, वहाँ तक अपना सफ़र पूरा किया। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मराठा लाइट इन्फेंट्री के सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन प्रभाकर निकम। आइए जाने उनकी कहानी उनकी ज़बानी। साहब, बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में आने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपका आज इंटरव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरे मराठा रेजिमेंट की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और आपके चैनल के ऊपर मेरा इंटरव्यू ले रहा है। और उसके साथ साथ मेरी जो 32 साल के तजुर्बे के अंदर कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शेयर करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरा महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसकी मराठा लाइट इन्फेंट्री के अंदर हम उसकी जय जयकार के बगैर हम कोई काम नहीं करते। तो इस काम को भी हम पूरा करने के लिए तो सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलेंगे और उसको काम शुरू करेंगे। तो आप मेरे साथ जय बोलेंगे। बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत बढ़िया लगा साहब। जैसे आपके लिए वो भगवान है, हमारे लिए भी भगवान है। महाराज नहीं होते तो आज आप शायद नहीं होते इधर। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे मन बनाया फ़ौज में आने का। आप, मैं जानता हूँ, सांगली से हो, और दर्शकों को मैं ये बता दूं कि अमूमन माना जाता है कि भारत में ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे गांव हैं नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में, जहां हर गांव से फ़ौजी पैदा होता है। वैसे ही महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं सांगली, सातारा, जहां तकरीबन हर गांव के हर घर में आपको कोई ना कोई फ़ौजी मिल जाता है। तो आपका भी इंस्पिरेशन साहब वहीं से शुरू हुआ? वैसा देखा गया तो आपने बोला वो सही है, क्योंकि ज़्यादातर पश्चिम महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोग फौजी है। और मैं स्कूल में इतिहास में पढ़ता था, मेरे जो टीचर मेरे को शिवाजी महाराज के बारे में भी बताते थे। उसके साथ साथ जो आज़ादी की लड़ाई के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया है, साथ साथ जो परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, ये जो योद्धे ने जो लड़ाई में काम किया है, इसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव था। और मैं एक गरीब घराने का सांगली के अंदर था। हम 3 बहनें और 3 भाई थे, और पिताजी अकेले कमाने वाले थे। तो उसमें से मैं आया था। और जो मेरे पड़ोस में एक फौजी थे जो छुट्टी पर आते थे, तो उनका पहनना, उनका चलना, उनका बात करना, उसका प्रभाव मेरे लाइफ पर बहुत हुआ था। तो मैंने भी ठान लिया था कि हम भी कभी फ़ौज के अंदर जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। तो 1982 के अंदर मैं 10th क्लास पास हुआ। तो उसके बाद मैं भर्ती प्रक्रिया के लिए जाते रहा था कोल्हापुर के अंदर। सोमवार के दिन भर्ती रहती थी, वहाँ पर ओपन भर्ती रहती थी। तो काफ़ी टाइम पर ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं हुआ, भर्ती नहीं होता था, फेल होता था, या किसी न किसी में चीज़ में मैं जाता था। तो उसके बीच में अभी मैं करूँ क्या करके, तो मैंने क्या किया था, ITI किया था, और उसमें मैं कारपेंट्री किया। और कारपेंट्री भी करता था ताकि क्या होगा, अपना रोजी रोटी भी चलते रहेगा और घर के लिए भी सपोर्ट होते रहेगा, और फ़र्ज़ का भी किया करता था। तो ऐसे करते 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 मेरे को 1986 आ गया। और भगवान की कृपा या भगवान का ये कुछ बोलेंगे, तो मेरी माँ का देहांत जून 1986 को हो गया। मेरे माँ पिताजी की बहुत इच्छा थी कि सेना में जाए, और मेरी माँ गुज़र गई। और 2 महीने के बाद भगवान की कृपा या मेरी माँ की दुआ, उसमें मैं भर्ती हो गया। और जो बचपन से मैंने सीखा था, बचपन से मैंने इतिहास को पढ़ा था, वही रेजिमेंट मेरे को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बटालियन, मराठा बटालियन की मिली। और मैं बेलगाम के अंदर 13 अगस्त 1986 के अंदर मैं भर्ती होकर बेलगाम में चला गया। तो बेलगाम तो साहब कोल्हापुर से पास में ही है, सांगली से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो कैसा था एक्सपीरियंस बेलगाम में? आप तो बिल्कुल फ्रेश रिक्रूट गए, तो रिक्रूट्स का एक्सपीरियंस क्या होता है नए नए ट्रेनिंग सेंटर में? तो पहले हम एंट्री किया तो उधर देखा भाग दौड़ वगैरह, अरे बोला ये क्या हो रहा है, हाँ जो रिक्रूट भाग रहे, फिर थोड़ा डर लगना शुरू किया, क्या ये अपने से होगा,
इधर भागो उधर भागो, ये भागो वो भागो, सवेरे जल्दी जगो, फिर उसके बाद ये करो, कैसा होगा। लेकिन हमने ठान लिया अगर वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग शुरू हो गया, तो अच्छा लगा, बोला चलो अभी हम इसको पार करेंगे। और एक हफ्ते के अंदर एक क्विज टेस्ट होता है, तो क्विज टेस्ट भी मैं क्या किया, फर्स्ट आ गया। अभी इमेजिन बोलो, जो एक आदमी 006 स्टार्ट हुआ है और मेरा आर्मी नंबर था 117, इतना बड़ा डिस्टेंस था। तो उधर के जो उस्ताद लोग थे, हमें तो पता नहीं था, हम सर ही बोलते थे। इधर 3 फित्ती लगाते थे, उसका हवलदार, बाद में हमको पता चला कि ये हवलदार है, ये नाइक है, ये लास्ट नाइक है, हमें पहला पता नहीं था। तो हमारे जो प्लाटून हवलदार थे, उन्होंने बोला कि ये प्लाटून लीडर रहेगा, तो प्लाटून लीडर रहेगा। तो आपको नॉमिनेट कर दिया? मेरे को नॉमिनेट कर दिया। तो मतलब वहाँ से लेकर कसम खाने तक उस प्लाटून का लीडर मैं रहा। और सौभाग्यवश मेरा परफॉर्मेंस देखकर या मेरा जो भी मतलब पूरा ट्रेनिंग के टेस्ट के देखकर, तो मेरे को बेस्ट रिक्रूट का भी अवार्ड मिला था, कसम परेड के टाइम पर मिलता है। सब आपने ये कसम खाने की बात की, और मैं ऑडियंस को बता दूं, हम कोई ये प्यार मोहब्बत की कसमों की बात नहीं कर रहे, हम उस कसम की बात कर रहे हैं जो एक फौज में भर्ती होने वाला जवान या ऑफिसर अपने कमिश्निंग के पहले एक कसम खाता है। कसम किस चीज़ पे खाता है? तो भारतीय संविधान, भारत के फ्लैग यानी झंडे पे। और ये कसम खाता है कि उसे जहाँ बताया जाए, जिस तरह बताया जाए, हवा, समुद्र या ज़मीन से बताया जाए, वैसे जाएगा, और अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने सुपीरियर द्वारा दिया गया टास्क पूरा करेगा। हर एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लिखा हो रहता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मतलब वो जब वर्दी पहनकर उस स्टेप को क्रॉस कर लेता है, तो उसका एक स्टेप पार होता है कि यहाँ से अभी वो इंडियन आर्मी का सोल्जर बन गया है, पहला कदम। और एक उस टाइम का सुकून ही होता है। ग्रीन वर्दी पहनने के बाद वो क्वार्टर गार्ड के पास जाते हैं, उसके बाद बाकी जगह पर उनको घुमा देते हैं। उससे पहले भी हम गए में रहते, लेकिन जो ग्रीन वर्दी पहनने के बाद, हरी वर्दी पहनने के बाद, शोल्डर बिल्डर सब कुछ लगाने के बाद, वो एक अनुभव अलग होता है, इमेजिन कर नहीं सकते। मज़ा आता है। अनुभव होता है कि भाई मैं 9 महीने का ट्रेनिंग पार करके आज मैंने देश का जवान बन गया। तो साहब, ट्रेनिंग आपकी पार हो गई, आप बेस्ट रिक्रूट भी बन गए, और उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ है? पहली पोस्टिंग मेरी 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री, जो इंडियन आर्मी की बहुत पुरानी बटालियन में से एक है, और इस बटालियन के अंदर मेरा पोस्टिंग आ गया, जो कि उस टाइम पर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर पलटन डिप्लॉयड थी। और मुझे याद है कि उस टाइम पर लग रहा है कि 4थी बटालियन होगी जो कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चढ़ने वाली बटालियन होती। ये आप 87 बता रहे हो, तो हाँ 84 में तो ये लड़ाई शुरू हुई है, तो या 4थी 5वीं बटालियन? हाँ तो थी, तो हमारी पोस्टिंग आ गई। वहाँ दुश्मन कम, लेकिन मौसम से लड़ाई ज़्यादा होती है, तो उन्होंने बताया था, तो हम निकले। हमारा 16-18 आदमी का ड्राप था, हम 18 आदमी हम निकले। वहाँ पर ड्राप होते हैं, तो एक इंश्योरेंस आता है, वो लेके जाता है। तो ट्रेन से हम निकले, जम्मू उतरे, जम्मू से बाय कानवाय श्रीनगर चले गए। तो श्रीनगर में गए तो देखा, जाते जाते पूरा देखते रहा कि कश्मीर क्या है। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, टीवी तो उस टाइम पर थी ही नहीं थी, लेकिन बोला था कि ये भारत की जन्नत है, भारत का स्वर्ग है। तो हमने उसका आनंद लेते 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 हम श्रीनगर गए। उस टाइम का कश्मीर और आज के कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था सर। आपको बता देता हूँ, जब हम श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में गए तो वहाँ पर से हमारे को आउटपास दिया गया, क्योंकि नए नए रिक्रूट थे तो काम भी हम करते थे, तो आउटपास दिया था। तो फिर हम वहाँ पर से, जो आज की 2 मशहूर गार्डन हैं, उस टाइम पर हम फ्री माइंड जाकर देखे, घूमे, डल झील में जाकर घूमे, देखे, कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, कोई हथियार नहीं, कोई कोई टेररिज्म कुछ नहीं, नहीं कोई कुछ सर। नहीं। सुबह गए थे, डल झील देखा, निशांत गार्डन, शालीमार गार्डन देखकर वापस शाम को हम आ गए। तो अच्छा लगा। फिर हम सियाचिन ग्लेशियर में की तरफ गए। बटालियन हमारी डाउन हुई थी, तो बटालियन का सौभाग्य ही बोलो, क्योंकि जो बटालियन अच्छा काम करती है उसके लिए हमेशा कहीं ना कहीं तो ऑपरेशनल टास्क मिलते रहता है। सडनली हमारे बटालियन को एक आदेश मिला कि 2 कंपनी दोबारा ग्लेशियर चढ़ना है। कारण क्या था मुझे भी पता नहीं था, मैं यंग सोल्जर, मेरे को क्या पता है। 19-20 साल उम्र हो गया। हम कुमार पोस्ट पर गए, तो वहाँ पर अभी जो ग्लेशियर है और उस ज़माने का ग्लेशियर में फ़र्क था सर। कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये बड़े बड़े वो RI बूट रहते थे जिसका 3 kg वेट था, और इंडियन क्लोथिंग था, हैंड ग्लोव्स थे, सॉक्स थे, ऐसे थे। लेकिन हमारी सेना इतनी तगड़ी थी, हमारा जवान इतना तगड़ा था, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, किसी भी टर्न में, लेकिन काम करते थे और डटे रहते थे सर। तो हम 3 महीना निकाल कर वापस डाउन हो गया, और हमारे बटालियन फिर दिल्ली में आ गई। तो दिल्ली तो बहुत अच्छी पोस्टिंग मिली साहब।
हाँ, नंबर 1 फील्ड था, नंबर 1 पी स्टेशन आया। तो दिल्ली में क्या लाइफ रही आपकी? एक नए रिक्रूट, अभी ग्लेशियर टेन्योर भी कर लिया, 20-21 साल नौकरी, कैसा था टाइम? आपको तो पता है कि सर, जब एक आधी बटालियन पी स्टेशन में आ गई तो वही ट्रेनिंग करते रहते हैं, साइकिल ट्रेनिंग बोलो, बटालियन का एक्टिविटी बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा होता है और उसमें रहता है, तो उसमें इंटर कंपनी कंपटीशन रहता था। तो मैं इतना बड़ा पतला दिखता था, तो मेरा वेट टोटली 54-55 केजी के आसपास था। तो मुझे मेरे प्लाटून हवलदार ने बोला कि इसको लाइट फ्लाई के लिए, बॉक्सिंग के लिए उतारो, लाइट फ्लाई यानी तकरीबन 48 के? 48 केजी। तो मैं भी बोला चलो ठीक है, यंग है, तो मेरा प्रैक्टिस शुरू हो गया सर, और मैं प्रैक्टिस करते रहा। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वेट कैसे कम किया 6 केजी? बाकी देखा गया सर, टेक्नोलॉजी के मुताबिक तो उधर कुछ नहीं होता है, हमारा जो वही होता है इंडियन मैटर। 10-12 किलोमीटर भागना है सवेरे, फिर उसके बाद भगा कर लाते थे, ठीक है। लाने के बाद उसके ऊपर 10-12 कंबल डालना, ताकि शरीर का जितना पानी है वो पूरा निकलना चाहिए। उसके ऊपर 2-3 आदमी बैठ जाते थे, हाँ, इस तरीके से वेट लॉस करते थे। फिर उसके ऊपर मेरे ऊपर एक ड्यूटी लगा देते थे, ताकि इसने मेस में जाकर खाना न खाए, हाँ, इधर उधर ना ये करे, रात को सोने नहीं देते थे। ऐसे करके वेट कम करते थे। क्या देते थे? ज़्यादा से ज़्यादा दूध, जूस, उसके बाद ग्लूकॉन डी, जो मतलब ज़िंदा रहने के लिए। और फिर उसके बाद शाम को फिर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर फिर वही किट पंचिंग करना है, फाइट खेलना है। अगर 9 मिनट का बॉक्सिंग खेलना है तो अपने को कम से कम 27 मिनट का राउंड खेलना पड़ता है। तब आदमी क्या होता है, मेरे को उन्होंने बताया था कि अगर तुम 27 मिनट फाइट खेलेगा तब तुम 9 मिनट की फाइट जीत सकता है, नहीं तो नहीं जीत सकता है। तो इतना मतलब रगड़ा लगा देता था, अभी खाना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मतलब क्या है कि एक जोश होता है ना आदमी का, जीतना है और करना है। तो ऐसा करके फिर पहले दिन वेट हो गया तो मेरा 47.5 EG हो गया। तो आपने कितने दिन में गिराया ये वेट, 54 से 47? तकरीबन 10 दिन लगे थे सर। देख, ये अगर मैं आम सिविलियन दोस्तों को बताऊं कि 10 दिन में 6 किलो वजन कम किया है तो वो मानेंगे नहीं, लेकिन फौज में तो ये बड़ा नॉर्मल है, करा देते हैं लोगों का वजन। वो तो सर फौज में तो इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है सर। जीतना है, करना है, बस डू या डाई से होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं। तो 10 दिन के बाद पहली बार मेरे को कांटे पर खड़ा कर दिया तो 47.5 हो गया। तो मेरे ऊपर थाप मार दी सीनियर जज ने, गॉड तूने पहली लड़ाई जीत ली। ताकि वेट आना इम्पोर्टेंट होता है, तो वेट आ गया और मैं तीनों राउंड भी जीत लिया। मेरी कंपनी, चार्ली कंपनी, बॉक्सिंग में फर्स्ट भी आ गई। वहाँ से कहाँ गए सर, दिल्ली से? वहाँ से सर हम JNK में गए सर। तब दिसंबर का महीना था और हम, मेरे बटालियन वहाँ पर गए। 91? नहीं 90 में सर। 1990 में? हाँ, तो माहौल कैसा था तब का माहौल और जो मैंने पहले बटालियन अब श्रीनगर देखा था, उधर का माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ था। पूरा चेंज? पूरा चेंज हुआ था। हम गए, मेरी बटालियन गई 4 बजे के आसपास, हम हुआ तो पहुँच गए। और बस से भी और गाड़ी से भी देखते थे, हर जगह पर फौजी आदमी राइफल लेकर खड़ा है, आरोपी लगी हुई है, गन के, गाड़ी के ऊपर गन लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर आदमी है, जहाँ वहाँ फौजी फौजी दिखाई दे रहा है। मतलब टेररिज्म स्टार्ट ही हुआ था तब। अरे मैं बोला यार, हम जब 2-2.5 साल पहले जब ग्लेशियर से किए थे तब कुछ नहीं था और आज कैसे हो गया। तो हमारी बटालियन वहाँ पर गई और शरीफाबाद के अंदर मेरी बटालियन डिप्लॉयड होगी। तो वहाँ पर फिर हमारा जो काउंटर इंसर्जेंसी का काम था वो मेरे बटालियन का शुरू हो गया सर। और वहीं आपको सेना मेडल मिला? सर तो क्या स्टोरी है साहब आपके सेना मेडल की? एक सुनूर कालीपुर करके गांव था और बटालियन नहीं थी, दिसंबर में पहुंची थी और मार्च का महीना था, इतना हम सेट नहीं हुए थे और हमें अभी तक इतना ट्रेनिंग भी नहीं था। फिर भी रात के टाइम पर हम चलते गए और गांव को स्क्वाड्रन लगा दिया और 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास स्क्वाड्रन कंप्लीट हो गया। और दो आदमी का डिप्लॉयमेंट, कंपनी कमांडर हमारे संतोष कुरूप साहब थे और इन्होंने डिप्लॉयड करते गए। मेरा लास्ट स्टॉप था और मेरे बाद डेल्टा कंपनी स्टार्ट होती थी। डेल्टा कंपनी कमांडर पिंगड़े साहब थे, उनकी बटालियन मतलब उनकी कंपनी वहाँ से डिप्लॉयड थी। और उस स्टॉप और मेरे स्टॉप के बीच में रास्ता था और सामने एक नाला जाता था और वहाँ पर कलवट था। तो 11, साढ़े 11 बजे के बाद आ गए, थके थे तो है, सर्दी भी लग रही थी मार्च में, तब तो सर्दी भी रहती थी। तो मेरे साथ बड्डी सिस्टम था उधर। बड्डी बहुत सिस्टम है, बड्डी मतलब अपना साथी, कहीं भी जाना है तो बड्डी को साथ में लेके जाना है, तब बताया जाता था। क्योंकि इंसिडेंट कुछ घटे थे अकेला आदमी जाने के बाद या कुछ करने के बाद, तो बड्डी रखा गया था। तो मेरा बड्डी था मोहन मोरे, हम दोनों भी राइफल मैन थे और इतना मतलब ये नहीं थी, डर भी था, सब कुछ था। तो 3 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास एक मस्जिद में अलाउंस हो गया
और अलाउंस हो गया। अभी वो कश्मीरी में पता नहीं चला, लेकिन अलाउंस हो गया। और 1 घंटे के बाद फायर शुरू हो गया मस्जिद से। हाँ, फायर शुरू हो गया। फायर शुरू हो गया तो नींद कहाँ आएगी, नींद तो भाग गई। डर भी शुरू हो गया, अगल बगल में कुछ नहीं। अब उधर कौन था हमको तो पता ही नहीं था। मेरे इधर कौन है मेरे को पता था, लेकिन दूसरे कंपनी का क्या पता था। लेकिन हमको पता था कि यहाँ से डेल्टा कंपनी शुरू होने वाली है। तो 2-2:30 बजे के आसपास मेरे बगल में जो पोस्ट था वहाँ पर आवाज़ आ गया। बाद में पता चला कि वो कोतवाल है, सुधाकर घुले है। तो उसने अपनी फौजी ड्रिल अपनाई। वो आदमी आ रहे थे, टेररिस्ट आ रहे थे। और उसने क्या हो गया, खड़ा हो गया, थाम कौन आता है बोला, जो फौजी ड्रिल सिखाई गई रही थी। अब उसको क्या पता है कि भाई पोजीशन लेकर करना चाहिए था, लेकिन वो अपना उसको दिल में लगा उसमें क्या निवृत्ति कोतवाल करके। तो जैसे उसने चैलेंज किया तो सामने से ब्रस्ट आ गया। सामने से ब्रस्ट आ गया तो वही ज़्यादा 50 या 100 मीटर के आसपास हम भी डर गए, अब ये क्या हो गया करके। तो जो सुधाकर गुले था उसने LMG पर था, उसने भी फायर किया। लेकिन वो 6-7 आदमी थे, कितने थे पता नहीं, कम से कम 8-10 आदमी तो होंगे लग रहे। तो उन्होंने सब ने अंधाधुंध उनके ऊपर फायर किया। तो कोतवाल चिल्लाया, गोली लगा, गोली लगा, गोली लगा। अभी आदमी तो है हमारा, गोली लगा, अभी जाएगा कौन। तो इन्होंने भी फायर किया और वो बगल गए। फिर कुछ दिन के लिए मतलब बहुत फायर हो गया, फिर उसके बाद शांत हो गया। फिर मेरे दिल में आ गया, मैं मोहन भाई को बोला अभी क्या करेंगे, चल भाई हम भी फायर करते। फिर हमने भी फायर शुरू कर दिया उनके साथ साथ। फिर दिमाग में आ गया ट्रेनिंग की सिखलाई, एक गोली एक दुश्मन। अगर हमने पूरा का पूरा गोली कर दिया तो रात निकालनी है, क्या करना है। मोहन मोरे को बोला स्टॉप, अभी हम क्या करेंगे, मैं 2 गोली मारूंगा, तू 2 गोली मारना, ताकि हमारा अम्निशन भी बचा रहे और साथ साथ क्या होगा कि अपना समय भी बीतता जाए, ताकि जो अपनी फौज आने वाली है उनको सब मिले। ऐसे करते करते, क्योंकि 100 राउंड था, 100 राउंड तो कितना 10 मिनट में करना था। उस टाइम पर 7.62 था, ब्रस्ट भी नहीं मार सकती थी। तो 2-2 राउंड कर हमने 31-40 राउंड मार दिया। और सुबह के टाइम पर पता चला कि हमारा जो सुधाकर गुले है वो बेचारा शहीद हुआ था और निवृत्ति कोतवाल कैजुअलिटी हुआ था। तो हमें पता चला कि ये हुआ था, क्योंकि ये इंसिडेंट था। फिर सवेरे के टाइम पर गांव को स्क्वाडन किया, उसके बाद सर्चिंग किया। तो हमारे बटालियन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, बहुत सारे हथियार मिले, बहुत सारा अम्निशन मिला। लेकिन क्या हुआ था कि वो अंधेरे में वो पार हुए थे, टेररिस्ट भाग गए थे। लेकिन वो आपकी तरफ नहीं भागे, दूसरी तरफ से भागे थे। क्योंकि हमने क्या किया था, बिल्कुल फायर करते रहे, उनको जाने नहीं दिया। मेरे यहाँ से तो गए नहीं, मेरे को इतना गारंटी था, लेकिन दूसरी जगह से पार हो गए सर। तो उस टाइम पर फिर हमारे को अवार्ड भी मिला। जो सुधाकर घुले था उसको शौर्य चक्र मिला, निवृत्ति कोतवाल है उसको सेना मेडल मिला, और मेरे को भी सेना मेडल मिला। उस टाइम पर हमारे बटालियन के 4 साल रही बटालियन, और काफ़ी अच्छा काम किया मेरे बटालियन ने। तो उस टाइम पर मेरे बटालियन को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साइटेशन प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया साहब। और बड़ी अच्छी आपने बताई कि एक्चुअल कॉम्बैट में कैसा होता है, पता नहीं होता है, अंधेरा होता है, लोग, आपको पता है कि 50 मीटर दूर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाना मुश्किल है, कहाँ से गोली आ रही है पता नहीं चल रही। और उस कम उम्र में इतना दिमाग रहना या इतनी सोच रहना कि एमनिशन भी बचाना है, फायर भी करना है, टेररिस्ट को भागने भी नहीं देना है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये तो तकरीबन 91 की बात है। और 99 में जब कारगिल हुआ तब आप कहाँ थे? तब मेरी बटालियन उरी सेक्टर के अंदर डिप्लॉयड थी, और उरी सेक्टर के अंदर हमारा LC के ऊपर ही डिप्लॉयड थी। उसके उस टाइम तो LC काफ़ी एक्टिव होता होगा, बहुत फायरिंग चलती है। हाँ, उस टाइम पर तो मतलब उन्होंने 1 मार दिया तो हम 2 मारते थे, उन्होंने 2 मार दिया तो हम 4 मारते थे, तो ऐसा चलता था। तो कारगिल से पहले भी चलता था, तो बम्बारमेंट चलती थी, उनका आता है फायर, फिर हम भी मारते थे। तो उस टाइम पर मैं हवलदार था, और एक हमारा फॉरवर्ड पोस्ट था, ऐसा रिच के साथ हमारा फॉरवर्ड पोस्ट था। और उस पोस्ट के ऊपर हमारी कंपनी का नहीं, बटालियन का एक इम्पोर्टेंट पोस्ट था वो। उस पोस्ट के ऊपर मेरे को कंपनी कमांडर ने, मुताफा साहब ने बोला कि रेडीमेड तुम जाएगा उधर पोस्ट। रेडीमेड क्या है? तो मैं ये जो सुतार काम करता था, कारपेंट्री, हाँ कारपेंट्री वगैरह करता था, तो मेरे को मतलब मेरे कंपनी में, बटालियन में मेरे को रेडीमेड ही बोलते थे। ऐसा नाम डाल दिया रेडीमेड? हाँ, एक टोपन नाम डाल दिया था कि इसको रेडीमेड बोलो। और मेरे को भी मज़ा आता था, ठीक है यार लोग मेरा मज़ा लेते तो लेने दो, बोला मेरे को रेडीमेड बोलते थे। तो मैं नया हवलदार था, तो मेरे को बोला कि रेडीमेड तुम उस पोस्ट पर जाएगा, वहाँ पर कोई जिसूस नहीं, क्योंकि उधर का एक ऑर्डर था,
वहाँ पर एक अफसर साहब और एक जीएसओ साहब उस पोस्ट पर हमेशा होना ही चाहिए। इम्पोर्टेंट पोस्ट। इम्पोर्टेंट पोस्ट था। तो बोला तुम जाएगा, मैं बोला ठीक है सर जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है मैं गया वहाँ पर, तो उधर पोस्ट को संभाला देखा तो लोगों को, जो जवान थे मेरे, उनके साथ भी हंसी मजाक से रहता था, लेकिन ऑपरेशन काम में कोई दिखाई नहीं थी। मैं बोलता था दिन में जितना मर्जी सोना है सो जाओ, लेकिन रात में कोई नहीं सोएगा। जो ड्यूटी है बिल्कुल आंखों में तेल डालकर ड्यूटी करना ही करना है। तो उस पोस्ट पर था, तो वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट थे, यंग वाइस सोल्जर, ये यंग ऑफिसर थे, खान साहब करके आए थे, जो एजुकेशन टेम्पररी के लिए हमारे पास आते हैं ना सर। तो वो आए थे, एजुकेशन नहीं ऑर्डिनेंस के थे, ऑर्डिनेंस के थे, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आए थे। तो उनको हमें रखा था, तो उनका तो गर्म रखता था, वो हमेशा कहते, मैं बोलता था सर एलसी है, सामने दुश्मन है और लाई गोली चलती है यहाँ पर, तो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बनना है। तो उनको भी मेरा बात मानते थे। वो रात को 12 बजे तक ड्यूटी देते थे, 12 बजे के बाद मैं ड्यूटी देता था। हमारा दोनों का ये नहीं उस टाइम पर सोचते थे कि वो अफसर साहब है उनको ड्यूटी ले। मैंने बताया था सर या तो 12 बजे के बाद आप करो या तो 12 बजे के बाद मैं करता हूँ, लेकिन पोस्ट को हमने संभालना है क्योंकि हम दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो मानते थे, क्योंकि सीखना था तो उन्होंने मानते थे। तो उधर का एक स्टोरी बता देता हूँ। पाकिस्तान वाली की एक बहुत आदत रहती थी, वाटर पॉइंट के ऊपर अटैक करना, या हमारा जो वीक पॉइंट रहेगा उसके ऊपर अम्बुश लगा देना, या उस टाइम पर क्या था उनका एक अच्छा ट्रेन अपनाया था कि आईडी लगाना, मतलब छोटे समय में ज़्यादा इफेक्ट, आईडी लगाना। और हमारा से 300-400 मीटर पर पानी आता था, पानी पाइपलाइन से जो झरना रहता था, झरने से पानी आता था और हम स्टोरेज करते थे तो आया था। तो क्या हो गया कि अचानक पानी बंद पड़ गया। तो पानी बंद पड़ गया तो हम कहीं कहीं बटालियन के किस्से सुने थे ना सर, कि पानी बंद गया और पेट्रोलिंग पार्टी चली गई और उनके ऊपर एम्बुश हो गया, उनके ऊपर अटैक हो गया। तो हमारा एक स्ट्रेटेजी था, हमारे बटालियन का एक था और कंपनी कमांडर का ऑर्डर था। मुत्तापा साहब थे हमारे कंपनी कमांडर, जो अभी नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में। तो बोलते थे नहीं, पानी गया तो मरता नहीं आदमी, लेकिन जाना नहीं। ऑर्डर ही था, सेट पैटर्न था। पानी बंद हो गया तो तुरंत देखने के लिए नहीं जाना, 1 दिन 1.5-2 दिन छोड़ देना और उसके बाद चले जाना। तो फिर पहले दिन पानी नहीं आया, हम गए नहीं। दूसरे दिन भी पानी नहीं आया, फिर भी हम गए नहीं। तो तीसरे दिन थोड़ा सा क्या होता है, जवान का मुराल तो होता है ना सर, क्या होता है यार, चलो ना सर, चलते ना, पानी यार 2 दिन हो गया नहाया नहीं यार। बोला रुको ना थोड़ा। फिर हमारे जो उसी थे, चलो बोला। उधर का एक आपको बता देता हूँ, एलसी पर जितनी भी मतलब इन्फेंट्री बटालियन या कोई भी बटालियन होगी तो डॉगी को बहुत संभालते सर, कुत्ते को। और ऐसा ही कुत्ता हमारे को हैंडीटेकिंग में मिला था, उसका नाम था शेरू। दूसरे बटालियन में हैंडीटेकिंग में मिला था। और उन्होंने बोला था अगर आपको सेफ में रहना है तो इस कुत्ते को संभालो करके। तो उसका नाम शेरू था। ये बड़ा तगड़ा था, काला था, और आपको पता है कि जेएंडके के कुत्ते बहुत तगड़े होते। तो कुत्ता रात के टाइम पर सोता नहीं था, सभी पोस्ट पर घूमता था, पेट्रोलिंग करता था, क्रॉलिंग ट्रेंच में घूमता था और मदद करता था हमें। तो बोला ठीक है चलो। तो 4 आदमी ले लिया, क्योंकि पोस्ट पर लिमिटेड नफरी होती है, पोस्ट को भी देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होना है। तो 4 आदमी ले लिया मैंने। बोला सर मैं जाता हूँ, आप थोड़ा देख लेना। तो प्राणियों को एक सेंस होता है हमारे से ज़्यादा। तो कुत्ता हमको जाने नहीं देता है, जो गेट था हमारा था उसके आगे जाने नहीं दे रहा था, बार बार हमारे को भूख रहा था, बदन पर आ रहा था। फिर मैंने बोला यार इसकी हरकत कुछ गड़बड़ है। मैंने हमारे साथी को बोला यार शेरू ऐसा क्यों कर रहा है? सर ये ऐसा ही करता है, जब भी हम कहीं घूमने मिलने जाता है, वहाँ जाता है, आगे जाता है, पीछे आता है, चलो चलो। बोला अरे नहीं, बोला यार ऐसा नहीं होता है, थोड़ा देखते। फिर हम थोड़ा सा हम टैक्टिकल हालात में गए, आगे गए। वही शेरू की हरकत, आगे जाता था, भौंकता था, वापस आता था, हमारे आड़ा मतलब रास्ता रोकता था, रोक रहा था आप लोग? रोक रहा था, मतलब वो हमको इशारा दे रहा था कि आगे कुछ है, लेकिन हमने इग्नोर करते करते गए। तो करने के बाद उसका एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मैंने बोला रुको, नहीं जाना नहीं, रुको। तो हम बैठे रहे एक जगह पर। तो उन्होंने बैठे थे वो आदमी, उन्होंने देखा हमको, देखा होगा या कुछ उनको लगा होगा कि अभी पार्टी आई है और अभी फंसने वाली है। आगे का हमको मालूम नहीं था कुछ होने वाला है क्या, बाद में पता चला। तो बैठे रहे। फिर हमारा कुत्ता मतलब 50-60 मीटर पर ऐसा तेज़ भागते गया, मेरे मतलब हमारी तरफ गुस्सा किया और भागते गया। तो उन्होंने वहाँ पर स्ट्रिप लगाई थी और 18 इंच का पाइप था, इतना बड़ा पाइप था, उसके अंदर बुलेट लगाए थे और बारूद लगाए थे, 2 ऐसे लगाए थे, एक इस तरफ, उसके बाद आगे इस तरफ। और वो ट्रिप के अंदर हो गया और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट ऐसा हो गया पूछो मत, का कुछ पता नहीं चला।
कान सुन पड़ गए। हाँ, सुन पड़ गए, लेकिन हमने पोजीशन लिया था। पोजीशन लिया था तो फायरिंग भी आ गया। अब कहाँ से आया पता नहीं। लोग बोल रहे थे, माँ मेरी साथी बोल रहे थे फायर करते, चुप बैठो बोला, कोई फायर नहीं करना, अपना पोजीशन नहीं दिखाना, चुपचाप बैठे रहो। फिर धोआ भी मिट गए, तो इधर उधर देखा शेरू नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने दूर देखा तो उसके चिट्टे पड़े थे, बाल बिल जो पेड़ों पर गए थे, जहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था। अरे बाप रे बोला, देखा अभी क्या करेंगे। तो वायरलेस सेट से बताया सर, शेरू गया। शेरू भी गया और हमारे ऊपर आईडी लगाया। तो सबसे पहले कंपनी कमांडर ने बोला मेरे जवान कैसे, सर हम सेफ है, चलो वापस आ जाओ। मैं बोला सर मैं हिलूंगा नहीं। बोला क्यों, रेडीमेड तू वापस आ जा। सर बोला मैं हिलूंगा नहीं, मेरे को कवरिंग फायर दे दो, अगर मेरा मूवमेंट दिखाई दिया और वो आदमी है तो हमको मारेगा वो। तो बोला क्या करता है, सर मेरे बगल वाले दोनों पोस्ट है ना, उनको फायर करने के लिए बोलो गैप में, उनका सिर्फ फायर करो, फिर मैं मूवमेंट करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनका फायर शुरू हो गया। फिर हम टैक्टिशन करते हम वापस आ गए। 2 दिन रहे, लेकिन एक इन्फेंट्री के वसूल है, रुक गया तो मर गया। तो शिव साहब वगैरह बोले कि बोला क्यों क्या हो गया, बोला चलो चलते देखते। तो ऊपर से एक पार्टी आ गई, हमारी एक पार्टी गई। तो हमने जाकर उधर इलाका देखा, तो एक आईडी तो ब्लास्ट हुआ था, एक आईडी वैसा का वैसा था, बचा हुआ था। हाँ बचा हुआ था। तो हमारे पाइनर टीम ने, शायद नाम नहीं जानता उस हवलदार का, टैलेंटेड हवलदार था, उसने रिफ्यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर आगे गए जहाँ पर हमारा पाइन था, वहाँ पर 8 क्लेमोर माइन लगाए थे ऐसे 8 क्लेमोर। आप देखो, एक क्लेमोर माइन तकरीबन 45 डिग्री एंगल में कैजुअलिटी करता है, तो 8 ऐसे लगाए थे, चारों तरफ से घेर रखा था। तो मतलब बहुत कैजुअलिटी होना था। तो वो भी डिफ्यूज़ कर लिया। फिर इधर देखा तो उधर सिगरेट के पैकेट, बिस्किट के पैकेट मिले, खाली खोखे मिले। तो फिर सब कुछ हो गया, वापस आ गया। तो हमने वहाँ पर शेरू का भी मतलब एक छोटा सा मेमोरियल बनाकर उसका ये कर लिया। तो एक ट्रेनिंग और अपना संतुलन रखा तो ये ऑपरेशन हम सक्सेस कर सकते। तो फिर हम क्या किया, चलो फिर ये हमारे जो खान साहब बहुत गर्म हो रहे थे, साले ने हमको ऐसा किया, हम भी इसको बदला नहीं। महिला रुको, ठंडा रुको, स्टीम लाइन होने दो थोड़ा सा, बोलते हैं ना जितना देर हो जाएगा फिर दोबारा क्या होता है, आदमी अपनी नेचुरल में आ जाता है। तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद तो हमने पता किया कि इसका बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए फिर हमारे को बुलाया, मुत्ताब साहब थे, बाकी जो अफसर साहब थे, क्या करना है। हमने बता दिया सर हमारा कोई इस्तेमाल नहीं करना है, कॉम्बैट चीज़ कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है सारा सिविलियन, पता नहीं चलना चाहिए, निशानी नहीं छोड़नी। तो ऐसा किया, उन्हीं के सरीके हमने आईडी बनाए। तो उस दर क्या होता था, एक पोस्टमैन का घी का डब्बा मिलता है, पोस्टमैन तेल का, मतलब सरसों का तेल होता है वो, पोस्टमैन का नाम का मिलता है, वो ले लिया। उसके अंदर सेम सिविलियन इस्तेमाल किए और वो जहाँ लगाते हमने भी उनके वाटर पॉइंट पर लगाया, वाटर पॉइंट पर लगाया। तो आप लोग पार करके गए उधर? लेकिन जाने से पहले हम ट्रेनिंग लिया, डायरेक्ट नहीं गए, प्रैक्टिस किया, कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, अच्छी तरह से प्लानिंग किया। और उस प्लानिंग का रिपोर्ट हमने बता दिया कि तब कर सकते, तब तक नहीं कर सकते। फिर हमने दिन मुकर्रर किया, रात के टाइम पर अंधेरे का फ़ायदा लेकर हम गए। शायद माड़स्कर साहब थे, अभी जेसूस बने थे बाद में, हवलदार था माड़स्कर, उसने बना कर दिया था, तो वो भी था साथ में। तो हमने लगा दिया वहाँ जाकर, और दूसरे दिन हम वापस आ गए और हमारे पोस्ट में हम रहे। तो हमारा तो ज़्यादा नहीं हुआ था, हमारा एक बेचारा शेरू ही गया था, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि वो सिविलियन भी आते थे पानी के लिए, और जैसा उन्होंने किया था उससे ज़्यादा हमने किया था। अगर ये निकामी होगा तो ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव हो गया तो ये एक्टिव हो गया, ऐसे 4 हमने लगाए थे। हमारे चारों के चारों ब्लास्ट हुए थे, और बॉडी कितनी हुई थी पता नहीं, लेकिन ले जाते हुए हमको दिखाई दिया था। और जैसे ही ब्लास्ट हो गया तो इंटरसेप्टर पर आ गया, कमीनो रेडियो पे, हाँ इंटरसेप्टर हो गया, तुम लोगों ने हमारा ऐसा किया, अब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे पास सिग्नल वाले ज़्यादा करके कन्नड़ थे, तो इंटरसेप्टर में कर देते थे, क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेट जितना भी था हम कन्नड़ में बात होता था, उनको पता नहीं चलता था, लेकिन उनका बात चलता था। तो अब हमने बोला हम छत्रपति की औलाद है भाई, मराठा मरता भी है और मारता भी है, वक्त पड़ेगा मारेगा तो मारेगा, दोबारा हमारे को टच नहीं करना, अगर करेगा तो घुस के मारेगा। हमने भी बोल दिया, और हमारा जो खान साहब था उसने भी बोला, दोबारा अगर तुम इस पोस्ट की तरफ देखा ना, घुस के मारेंगे तेरे को। हमने बोल दिया देखेंगे। तो उसके बाद जब भी हम रहे, हमारे बटालियन को कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ,
कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट इतना बड़ा, होते थे छोटे मोटे लेकिन बड़ा नहीं हुआ। बड़ा नहीं हुआ। इसलिए हमारे बटालियन को वहाँ पर हमारे को नॉर्दर्न कमांड का साइटेशन अवार्ड प्राप्त हुआ और मेरे शिवा साहब को युद्ध सेवा मेडल मिला। सीओ साहब को युद्ध सेवा मेडल मिला। मतलब कारगिल के टाइम पर एक भी मतलब ऐसा इंसिडेंट या इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, जो कि नुकसान नहीं हुआ, कोई पोस्ट को ये नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे बटालियन को उस टाइम पर नॉर्दर्न कमांड साइटेशन प्राप्त हुआ। एलसी में आपने काफ़ी टफ काम किया और बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसके बाद तो आपको बहुत अच्छा पोस्टिंग मिला होगा। सर पोस्टिंग मिलती कहाँ, पोस्टिंग लेना पड़ता है। तो उस टाइम पर क्या हो गया कि तो एनएसजी की वैकेंसी आई थी। हाँ। तो मैंने अपना वॉलंटियर नाम दे दिया कि मैं एनएसजी पोस्टिंग जाना चाहता हूँ। कंपनी कमांडर ने भी हाँ कर दिया कि यार ठीक है जाने दो, बोला काम अच्छा किया है इसने, बटालियन के लिए, पलटन के लिए, कंपनी के लिए काम किया है, तो इसको एनएसजी के लिए भेज देते और अच्छा है करके कंपनी के लिए। जब मैं हेडक्वार्टर में गया तो पता चला तो वहाँ पर तो 6-7 आदमी हैं, वैकेंसी तो 2 है। तो वही एडजुटेंट को और एसए को सवाल आ गया कि अभी कैसे करें। तो फिर उन्होंने एक ट्रेनिंग साइकिल 1 हफ्ते की रखी, जिसके अंदर फायरिंग, फिजिकल एक्टिविटी और बाकी जो भी कुछ है उसमें ले लिया। जो भी 8-9 आदमी कैंडिडेट थे उसमें से, और उसमें से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एनएसजी के लिए चला गया सर, एनएसजी पोस्टिंग। तो आप आ गए एनएसजी सेंटर मानेसर में। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर तो मतलब लोगों से सुना था कि एनएसजी ऐसी है, वो एनएसजी वैसी है। तो मानेसर के अंदर गए तो काली डांगरी देखा, उधर का माहौल देखा, बहुत अच्छा है बोला। तो ट्रेनिंग टफ था इतना मालूम था, लेकिन एक्चुअली नज़दीक जाने के बाद ही पता चलता है कि क्या होता है। तो फिर मैं गया ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, तो वहाँ पर पहले मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद पहला 1 हफ्ते का वहाँ पर प्रिपरेशन ट्रेनिंग होता है सर, प्री प्रोबेशन। हाँ, प्री प्रोविजन ट्रेनिंग होता है। तो 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजी टेस्ट और फायरिंग होता है। तो फायरिंग और साइकोलॉजी इसमें इसके बारे में तो मेरे को पता था, फिजिकल के अंदर तो मैं ऑलरेडी था ही था। तो साइकोलॉजी मालूम नहीं था, ये साइकोलॉजी होता है क्या। तो वो क्या करते सर, टेस्ट आपको 3 या 4 सवाल करते हैं। वो 3-4 सवाल का आंसर एक ही होता है। तो वो आपके दिमाग का संतुलन देखने के लिए कि सिचुएशन के हिसाब से अपने दिमाग को कंट्रोल करता है या निगेटिव में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। वो पास होने के बाद उसका फिर क्या होता है, प्रोविजन ट्रेनिंग जो 3 महीने का होता है वो चला जाता है सर। और 3 महीने के ट्रेनिंग के अंदर हर हफ्ते में टेस्ट होती है और वो टेस्ट पार करना पड़ता है। सेम फायरिंग, फिजिकल एक्टिविटी और रिटर्न, ये 3 टेस्ट हर हफ्ते में होता है। और हर हफ्ते में से आदमी वहाँ से आउट होते रहते। तो लास्ट में 3 महीने बाद साहब कितने लोग बचते हैं? कितने लोग शुरू करते हैं और कितने लोग बचते हैं? मेरा जो कोर्स था तकरीबन 260 आदमी थे। और ये सिलेक्टेड लोग जो बटालियन से आए हुए थे। तो पहले एक सिलेक्शन बटालियन में हुआ, हाँ, दूसरा प्री प्रोबेशन हुआ, हाँ, उसके बाद प्रोविजन शुरू हो गया। तो लास्ट में हमने काली डांगरी पहनी तकरीबन 60 या 65 आदमी ने। तो 260 में से सिर्फ 60 रह गए। हाँ, 60 आदमी। ट्रेनिंग में मतलब आपको ऐसा दिखाया जाता है कि सिखाया जाता है कि आपके हाथ में अगर लोटा दिया तो उस लोटे के ऊपर फायर करना है। क्योंकि ये सिखलाई ऐसी होती है, एंटी टेररिज्म, मतलब अगर किसी ने किसी के माथे के ऊपर गन लगाया तो उस आदमी को भी बचाना है और वो टेररिस्ट को भी मारना है। तो उसका निशाना ऐसा होना चाहिए, विक्टिम को बचाना है, उसको ख़त्म करना है। तो ऐसी ट्रेनिंग, इसी तरीके से ट्रेनिंग देती है। और फिजिकल तो होती है। 30 किलोमीटर का रोड मार्च होता है, 30 किलोमीटर का। वो 30 किलोमीटर का 18 kg वेट के लेकर करना है, पार करना है। टफ होती है ट्रेनिंग और वो पार होता है। लेकिन एक अच्छा लगता है लास्ट में, चलो यार मैंने काली डंगरी पहनी है और मैंने ब्लैक कैट कमांडो बनाई, इधर कमांडो लगाएगा, इधर कमांडो लगाएगा, कैप वगैरह लग गया, तो बहुत अच्छा लगता है सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, खुशी होती है। हाँ। सब एनएसजी में आप ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा थे और आपने मेरे को बताया कि आप चूज़ करके गए थे ट्रेनिंग में। तो आपका क्या काम था वहाँ पे? ट्रेनिंग किसको कराते थे, कैसे देते थे? उधर मेरे को नाना पाटेकर बोलते थे। वेरी नाइस। रेडीमेड से नाना पाटेकर। हाँ, रेडीमेड से मैं नाना पाटेकर हो गया। क्या है कि मेरे बोलने की शैली अलग थी और ट्रेनिंग देने की शैली अलग थी। जो बाकी ट्रूप्स वाले क्या करते थे, रट्टा लगाए हुआ देते थे, लेकिन मैं रट्टा नहीं लगाता था। जो मेरा परेड होता था, सिर्फ देखता था कि कल का परेड क्या है और सब्जेक्ट क्या है, बस देखता था और उसके बाद चला जाता था। और मैं बहुत सारे मतलब मेरी ट्रेनिंग में इसमें काम किया था। मैं सवाल जवाब पर काम करता था, सामने वाले को क्वेश्चन करना और उसी से आंसर लेना और सब्जेक्ट करता था। फिर तो आप मेरा काम भी कर सकते हो, हम 1-2 बदली कर लेते हैं। नहीं सर, तो ऐसा करता था। तो लोग उसमें क्या होते थे, ऑफिसर भी रहते थे, जासूस भी रहते थे, जवान भी रहते थे, और वो मेरे से टैलेंटेड रहते थे, वो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड थे। आपको तो पता है अफसर साहब का अगर होता था तो उसमें क्या करता था मैं ट्रेनिंग, और वो क्या करते थे हमारे ट्रेनिंग सेंटर वाले, ऑफिसर और जासूस को मेरे पास देते थे, भाई तू इनको संभाल।
तो फिर मैं क्या करता था, वही नाना पाटेकर का स्टाइल था उस शैली में बोलता था, आप लोगों ने बटालियन के अंदर काफ़ी काम किया होगा, क्वार्टर मास्टर रहे होगे, एडजुटेंट रहे होगे, जेक्यूएम रहे होगे, सीनियर जसूर रहेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर टीम लीडर रहेंगे या स्क्वाड्रन लीडर रहेंगे या हिट कमांडर रहेंगे। आपका जवान आपकी जान बचाने वाला भी है और मारने वाला भी वही है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, छोड़ दो, ये हाथ और पैर अगले 3 महीने के लिए मेरे को दे दो, यही आपको काली डांगरी पहनने वाले। तो उनको अच्छा लगता था। पहले टाइम पर तो उनको बुरा लगता था, तो मैं इनको रगड़ता था काफ़ी तरह से, क्योंकि अगर हमने बोलते हैं ना, ट्रेनिंग में पसीना बहाएगा तो लड़ाई में खून बचाएगा। करेक्ट। तो उनको मैं ही करता था, क्योंकि अफसर साहब और जीसो साहब थोड़े से क्या होते हैं, फिजिकल में कमज़ोर होते हैं, तो उनको मेन स्ट्रांग बनाना है। तो फिर उनकी जो बाजू होते हैं उनको करना, पैर को, फिर ये करता था। फिर मैं क्या करता था, उनको एक अफसर साहब के पीछे एक जवान लगा देता था, उनके पैर करके इधर कंधे पर रखना और हाथ पर, बाकी कुछ नहीं करता था। सर मैं आपको भगाऊंगा नहीं बोला, भागने से आपकी टांगें कमज़ोर हो जाएगी, आपकी नी हो जाएगी और आप रेलीगेट हो जाएगी, नहीं करूँगा बोला। आप आए, आपको फिट पावर बनाऊँगा। सिर्फ ये क्या करता था, जवान को बोलता था इनकी टांगें कंधे पर लो। अभी बताओ, खाना खाकर आए एक अफसर साहब, मेस में खाना खाकर आए, 2:30-3 बजे हजमोला परेड रहती थी और मैं उनके सामने था, कुछ नहीं, धूप के अंदर खड़ा रहते थे, हाथ नीचे चलते थे। सर ये हाथ मुझे दे दो। अरे सर छोड़ो ना, नहीं छोड़ूंगा सर, इन हाथों से गोली चलाना, हाथों ने अपनी बेहोशी करना है। तो और जवान को बोलता था, अगर तुम उनके पैर छोड़ दिया तो तुम नीचे आएगा, अफसर साहब पीछे जाएगा। तो जवान भी बोलता था, भाई उससे अच्छा साहब, बिल्कुल ऐसे लटक जाते थे सर, लेकिन मैं बोलता था नहीं सर, आराम से। फिर उसके बाद क्या करता था, जब परेड ख़त्म हो जाती थी तो जीसू साहब अफसर साहब बैठ देते थे, कूल डाउन एक्सरसाइज लेता था। उस टाइम पर मैं चुटकुले मारता था, हाँ साहब कैसा रहा, बढ़िया लग रहा है ना। वो क्या बोलते थे सर, वो तो बोलेंगे बढ़िया तो लग रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर था, बोल तो नहीं सकते। फिर मैं क्या करता था, उनका मालिश बोलो या जो भी कुछ है, जवानों को बोलता था, अफसर साहब को बोलता था आप जवान की करो, जवान आपका करेगा। तो वो उनको अच्छा लगता था, कब बॉन्डिंग बने, बॉन्डिंग बनाने के लिए। और वो कब उनको अच्छा लगता था, जब वो काली डांगरी पहनते थे, पास आउट होते थे, तब मेरे को बोलते थे, उस्ताद आपका जो कूल डाउन एक्सरसाइज था ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता था। मैं बोला उस टाइम पर तो आप मेरे को जल्लाद बोलते थे, नाना पाटेकर बोलते थे। अरे सर आप वैसे करते थे, आपको क्या बताओ, लेकिन अभी आपको कैसा लग रहा है? नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आपकी अभी भी दोस्ती होगी उनसे? हाँ है सर, अभी भी कई अफसर साहब मेरे को कभी फ़ोन करते हैं, हाँ नाना पाटेकर, कभी कभार अगर मिल गया तो अरे हमारा ये नाना पाटेकर रहे बोलते थे। हाँ, तो हमारा एक NSG ग्रुप है टीवी के, इसको मोबाइल के ऊपर, तो अभी भी मेरे को नाना पाटेकर के नाम से बोलते हैं। हो सकता है नाना पाटेकर भी हमारा शो देखे और आपको भी नाना पाटेकर वही बोले। नहीं नहीं सर, वो बड़ी बात है सर। ग्रेट साहब। और यही बॉन्डिंग, यही दोस्ती आगे आपको लड़ाई में काम देती है। मुश्किल से मुश्किल समय में आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की हिम्मत देती है। तो इसीलिए जो नाना पाटेकर ने अभी बताया वो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग इकट्ठा करना, वो भी NSG जैसी जगह जहाँ की एक एक सेकेंड, एक एक छोटी छोटी मिस्टेक भी आदमी की जान ले सकता है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे पक्का यकीन है सब, आप जिस लहजे से बोल रहे हो, जिस इमोशन के साथ बोल रहे हो, तो आपके जितने स्टूडेंट रहे, चाहे वो जवान हो, चाहे अफसर हो, चाहे जैसे हो, आज भी आपको याद करते होंगे और खुश होते होंगे कि एक अच्छे इंस्ट्रक्टर से हमने ट्रेनिंग। नहीं अभी भी मतलब कुछ दिन तक बोल रहे थे कि जो मेरे बटालियन से जाते थे ना, तो एक ज़माने में यहाँ पर एक नाना पाटेकर था, लेकिन अभी उनको बटालियन का याद तो नहीं रहता था, बट रेजिमेंट याद रहता था। अरे यार एक मराठा का राजा नाना पाटेकर था, वो बहुत खतरनाक था रे। तो मेरे को अच्छा लगता है यार, रेपुटेशन था। हाँ रेपुटेशन था, और मेरे को अच्छा लगता है कि चलो अभी तक NSG के अंदर अपना, मेरा नाम नहीं लेकिन नाना पाटेकर के नाम से मेरा नाम जाना जानता है करके। रेडीमेड से हटकर मेरा कमांडो पढ़ते थे, ये विनोद पाटिल साहब थे। तो विनोद पाटिल दोस्त है मेरा। हाँ, तो ये एडजुटेंट थे सांबा के अंदर। जब मैं वापस आ गया तो मेरे को उन्होंने घातक प्लाटून के अंदर डाल दिया, और मैं जेसूस बन गया तो मेरे को घातक प्लाटून कमांडर बना दिया। और सांबा के अंदर इतना तो क्या एक्टिविटी नहीं था, लेकिन CIS था। तो पहले मेरे को फिर विनोद पाटिल साहब ने मेरे को तात्या विंचू बोला। तात्या विंचू के लिए कारण था कि तात्या विंचू, मैं लोगों को बता दूं, तात्या विंचू जो है वो एक मराठी पिक्चर का खतरनाक ऐसा स्केरी कैरेक्टर है, तो उसको देख के लोग डरते हैं, तो वही नाम डाला गया इनका। तो ये मेरे को मेजर विनोद पाटिल साहब जो अभी शिवो बनकर गए मेरे बटालियन के, उन्होंने दे दिया। तो एक मेरे फ्रेंड थे, तो मतलब फ्रेंड ही था, एडजुटेंट थे, तो मेरे को बोलते थे तात्या विंचू ये काम करना है। मैं बोला सर हो जाएगा, हो जाएगा।
यार तू हमेशा क्या बोलता है हो जाएगा। सर देखो, मैं सीधा बोलता था, ना करूँ तो आपकी डांट पड़ेगी, करूँ तो कुछ नहीं बोलोगे, नहीं किया तो गाली खाना ही ना। तो उससे अच्छा करके गाली खाते। तो मैं इसलिए बोलता हूँ सर हो जाएगा, नहीं हो गया तो आना ही सर, नहीं हो गया करके। हाँ, लेकिन पहले ही न का पाड़ा क्यों लगाना है। तो साहब आपका तकरीबन मेरे ख्याल से 25-28 साल का सर्विस पूरा हो गया है, तो इसके बाद आप एसएम बन गए। और सूबेदार मेजर जो है वो इंडियन आर्मी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रैंक है, किसी भी जवान के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी रैंक है। जितना एक ऑफिसर को जनरल बनना मुश्किल है, उतना ही एक जवान को उसकी बटालियन का या किसी भी बटालियन का सूबेदार मेजर बनना उतना ही मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन है अगर एक आदमी जो 19-20 साल की उम्र में सिपाही भर्ती हुआ है वो 28-30 साल नौकरी करने के बाद एक सूबेदार मेजर बन चुका है या बन रहा है। तो कब बने साहब आप सूबेदार मेजर? सूबेदार मेजर में 2014 में बना। उस टाइम पर मेरे बटालियन का मैं अकेला ही बना सूबेदार मेजर। और बटालियन के अंदर वैकेंसी नहीं है, हर एक आदमी को एक उम्मीद होती है कि बटालियन के ऊपर कमांड करे। बिल्कुल। तो उस टाइम पर बटालियन के अंदर जगह नहीं थी, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा बटालियन से सूबेदार मेजर बनकर। तो उस टाइम पर मैं 11 ड्यू अहमदाबाद के अंदर मेरे को पोस्टिंग मिला था, कैंप एसएम। कैंप एसएम करके मैं वहाँ पर पोस्टिंग के लिए गया। लेकिन ये जो बात आपने बोली ना साहब कि हर एक को लगता है कि मैं अपनी बटालियन कमांड करूं, ये एक जैसे आपको एज ए एसएम फीलिंग आती है, वही एज ए ऑफिसर मेरे को सीओ बनने पे फीलिंग है। और मैं जानता हूं कि 100% रेजिमेंटेड यूनिट्स के जो ऑफिसर्स हैं 100% उन सबको ये एक फीलिंग रहती है कि यार मौका मिले तो मैं अपनी बटालियन जहां मैं पैदा हुआ फर्स्ट स्टेप रखा उसी में एज ए सीओ बनूं या आपके केस में एज ए एसएम बनूं। तो ये एक बड़ा कॉमन फीलिंग है, बहुत खुशकिस्मती होती है जिनको वो मिलती है। मुझे तो मिला वो मौका, लेकिन बहुत लक्की होते हैं वो लोग जिनको वो मौका मिलता है। कभी किस्मत वाले को मतलब मिलता है। और एक बोलते हैं ना कि एक जिस पलटन में पहला आदमी आया है और जो लास्ट बनकर जाता है तो एक हिस्ट्री बनती है उस आदमी की। और जब तक बटालियन है तब तक उस आदमी का नाम रहता है। करेक्ट, वो बोर्ड पे हमेशा वो लिखा रहेगा। तो ये होता है। तो मुझे बाहर जाने का, लेकिन बटालियन के अंदर नहीं था, तो मेरे को बाहर जाने का मौका मिला। तो मैं बोला चलो ठीक है चलते, यहाँ नहीं वहाँ तो चलते, कहीं तो जाना ही। हाँ, तो कैंप एसएम का मेरे को 11 ड्यू का मौका मिला, तो मैं वहाँ पर गया। 2014 में मैं गया, लेकिन उधर कुछ काम नहीं था। कैंप एसएम के लिए कोई काम नहीं होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव है, उधर तो कोई ऑपरेशनल काम है ही नहीं एसएम के लिए। तो वहाँ पर नहीं की, तो फिर मैंने अपना रिक्वेस्ट डाल दिया रिकॉर्ड के अंदर। तो हमारे सेंटर कमांडेंट वो किस्मत से मेरे थे बटालियन के, प्रवीण शिंदे साहब सेंटर जो पहले आपके ही सीओ थे। मेरे ही सीओ थे, तो वो मेरे को अच्छी तरह से जानते। तो उसने बोला तू उधर क्या कर रहा है? मैं बोला सर आपने भेजा है, मैं यहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो बोला ऐसा कर, आर जाएगा? बोला जाऊँगा। अरे कहाँ जा रहा है इतनी उम्र में, तुम चुपचाप रहो ना। नहीं, बोला सर अगर है तो मैं जाऊँगा। तो उन्होंने फिर मेरे को 56 RR के लिए एसएम भेज दिया। 56 RR है मेरे ख्याल से तो उसमें मेरे को पोस्टिंग आ गई। और एक एक्टिव बटालियन, RR बटालियन क्या है कि अदर आर्म सब कुछ मिली जुली बटालियन है। तो उसके ऊपर मेरे को एज ए एसएम के लिए करने का मौका 2016 में मिला। तो 2 साल मैंने वहाँ पर बटालियन के ऊपर कमांड किया सर। तो सूबेदार मेजर तो साहब एक इन्फेंट्री बटालियन का है, किसी भी यूनिट का एक फादर फिगर होता है ना। उसका काम है अपने सारे ट्रूप्स का ध्यान रखना, सीओ को एडवाइस करना, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है वो। और वो पूरी बटालियन में एक ही होता है, अकेला होता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जनरली RR बटालियन जितनी भी है जो CIFs में काम करती है, लेकिन एक RR बटालियन है जो फॉरवर्ड में LC पर डिप्लॉयड थे। उसमें से एक मेरी बटालियन थी जो LC पर डिप्लॉयड थी। और एक बोलते हैं ना जो बटालियन अच्छी काम करती है, जिसने न्यू बना के रखी है, तो बटालियन का उसी तरीके से 2 साल के बाद हर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो आते रहते, तो उस मुताबिक रहते। तो हमारी बटालियन उसमें डिप्लॉयड थी। और मेरी किस्मत अच्छी थी, जैसे बोला, तो उस बटालियन के सीओ भी मेरे बटालियन के अफसर आ गए। 6 मराठा के जो मेरे कंपनी कमांडर थे। सांबा के अंदर वो मेरे कंपनी कमांडर थे, मैं उनका CHM था, तो वो आ गए। साहब आपकी स्टोरी ना मेरी स्टोरी से काफ़ी मेल खाती है। तो जब मैं लेफ्टिनेंट था तो जो मेरे साथ एक नायक थे उस टाइम, नायक जगीर सिंह, फिर जब मैं कंपनी कमांडर बना तो वो मेरे सीनियर जेसीओ बन गए, तब वो बन गए सूबेदार जगीर सिंह। और जब मैं सीओ बना तो वो मेरे एसएम थे, तो सूबेदार मेजर जगीर सिंह।
और अभी वो ऑनरी कैप्टन है, रिटायर हो गए मेरे कमांड के दौरान ही। तो काफ़ी हमारा सिमिलर स्टोरी है। बिल्कुल। और ये मैं आपको बताने का मतलब मकसद ये था कि वो बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आपने दोनों ने यंग एज से इकट्ठा नौकरी किया है, तो आपका एक भरोसा, बॉन्डिंग, ट्रस्ट और एक दूसरे को जानते हो, उसको समझते हो कैसी सोच है, बहुत फ़र्क पड़ता है कमांड में। बहुत इसमें शिवो और एसएम का अगर तालमेल बन गया ना तो उस बटालियन का ऑपरेशनल काम बहुत हल्का हो जाता है। करेक्ट। नहीं तो क्या होता है कि अफसर साहब हो रहते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, जीसू साहब लोगों को कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, जवानों का करना पड़ता है। अगर कुछ जगह पर सजेशन देना है शिवो साहब को, सर ऐसा मत करो, ऐसे करना है, तो शिवो साहब कई बार इग्नोर करते कई। लेकिन अगर ये एक होगा, क्योंकि जैसे अभी हरमीत साहब मेरे कंपनी कमांडर थे सांबा में, मैं उनका सीएचएम था, तो हमारा एक दूसरे का बॉन्डिंग इतना अच्छा था, तो वो भी आरआर में आ गए, तो उन्होंने फिर उन्हीं के तरीके से, तो मैंने बोल दिया भाई ये आदमी ऑपरेशनल आदमी है, ट्रेनिंग का माहिर है, और इनको ऑपरेशनल काम के अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलती, ट्रेनिंग के अंदर लापरवाही नहीं चलती। मैं सभी साहब लोगों को, जीसू साहब लोगों को बोला कि भाई ये नहीं बर्दाश्त करते, इनका काम करने का तरीका ऐसा है। तो इससे क्या होता है, शिव साहब अपना बताने से बस पहले मैं वन पर करता था, तो कंपनी के कमांडर भी बोलते थे सर कैसे, नहीं सर ऑपरेशनल काम में बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं होता है। साहब को ट्रेनिंग के बारे में या कोई भी कुछ गलती के बारे में साहब में एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्लीज़ साहब का एडवाइस कर लेकर आप जो भी कुछ काम करना है करिए। तो भी बाकी अफसर साहब लोगों को लगते थे, तो कभी कभार अफसर आसान हो जाता है काम करना, आसान हो। तो कभी कभार साहब लोग बोलते थे कंपनी कमांडर साहब, साहब थोड़ा साहब बताओ ना बताओ ना, क्योंकि वो डरते थे साहब के बोलने के लिए। तो मैं बोलता था सर उस कंपनी के अंदर थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा हेल्प करो थोड़ा आप, तो वो भी मेरी बात मानते थे। चलो एक एसएम ने अगर रिकमेंड किया है तो कुछ उसमें वेट है, या तो उन्होंने तहकीकात करके किया होगा, ऐसा तो नहीं कि हाँ ठीक है करके, तो बात मानते थे। और ज़्यादातर देखा है कि अपने आर्मी के अंदर, सेना के अंदर एसएम की बात सभी शिव साहब मानते हैं, जनरली मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि तजुर्बा इतना ज़्यादा है, 28-30 साल की नौकरी का एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए तो कहीं भी जाएंगे तो शिव साहब एसएम साहब को साथ में ही लेके जाते हैं। तो सब एसएम का रोल तो बहुत ज़रूरी रहता है। और आपने 56 में रहे आप एसएम, क्या एक्सपीरियंस थे आपके 56 में? आरआर में तो ऐसा एक्सपीरियंस तो ये नहीं, लेकिन एक उधर का मैं जो इंसिडेंट नहीं तो एक ऑपरेशनल स्टोरी में बताऊंगा। अगर सीओ साहब अच्छे हैं, कंपनी कमांडर साहब अच्छे हैं, जेशो साहब अच्छे हैं, तो ऑपरेशन को कैसे सक्सेस किया जाता है वो हमारे बटालियन ने करके दिखाया। और हमारे को एक लिंक मिली थी कि कुछ बंदे पार होने वाले, कुछ टेररिस्ट पार होने वाले हैं करके हमारे को पक्की खबर मिली थी। और कैसे मिला खबर सर मिलती नहीं, निकालनी पड़ती है। सिविलियन के लिए हमारे बटालियन के बारे में बहुत ये था, रिस्पेक्ट, भरोसा था। चलो यार ये हमारे लिए काम करते थे। जैसा अभी लाइट नहीं था या कुछ भी नहीं था, या अगर उनको कोई दवाई चाहिए या कुछ चाहिए तो हम देते थे उनको, चलो यार गरीब है उनको देते थे। तो इससे कारण क्या होता था, सिविल सपोर्ट हमारे को काफ़ी था, और इसी के कारण हमारे को क्या मिला था, वो हिंट मिला था कि आज कुछ न कुछ बंदे या टेररिस्ट पार होने वाले करके, तो ये मिला था। तो शिव साहब ने फिर प्लानिंग किया, सभी कंपनी कमांडर्स को, सीनियर जीसूस को, और जो खास जेशो साहब हो रहे थे उनको बुलाया, घातक प्लाटून था इनको बुलाया, मेरे को भी बुलाया था। तो उनको ब्रीफिंग किया कि कैसे होने वाले, क्या होने वाला है, कैसे होने वाले। तो बिल्कुल उसमें सिग्नल ऑफिसर थे, सिग्नल ऑफिसर ने कैमरेज लगाए थे, ड्रोन वाले थे, ड्रोन वाले भी ने भी अपना ड्रोन का काम किया था, पार्टियाँ बांटी भी थी, सब कुछ किया, और पार्टियाँ समय से पहले वहाँ पर डिप्लॉयड किया। और मैं क्रेडिट सब हमारे शिव साहब को देता हूँ, हरमीत साहब, क्योंकि स्टाफ कॉलेज पास किया, टैलेंटेड अफसर है और बहुत माहिर आदमी थे ऐसे काम के लिए। एक तो उनको गलती बर्दाश्त नहीं होती, ट्रेनिंग के माहिर थे, और ऑपरेशनल में बिल्कुल ये थे, एक्टिव थे। अच्छा प्लानिंग किया और अच्छा पार्टियाँ डिप्लॉयड की, तो खबर तो पक्की निकली। पहले 2 टेररिस्ट पार हुए, उनकी भी जैसे हमारी जैसी कम्बैट ट्रेनिंग होती है वैसे उनकी भी ट्रेनिंग होती है, इकट्ठा आए नहीं, 2 आ गए, पहले 2 आ गए, कुछ गैप के बाद दूसरे 2 आ गए, फिर कुछ बाद तीसरे 2 आ गए। लेकिन क्या हो गया, जो हमने इलाका कॉर्डन अप किया था, अम्बुश लगाया था, वो हो रहा था क्या, डिस्टेंस के कारण हो सकता है पार होने के चांसेस थे। तो 6 टेररिस्ट आपके सर्कल में आ गए। तो अभी ये तो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे हमारे सिग्नल ऑफिसर साहब, हमारे शिव साहब बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे थे, और सबको बताया था सेना के अंदर सरप्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी लड़ाई को अगर जीतना है तो उस सेना का अगर सरप्राइज़ अच्छा है
तो वो सेना जीतती है। करेक्ट। तो शिवा साहब ने भी वही बोला था, सरप्राइज़ खोना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए सरप्राइज़ खोना नहीं करके बताया। तो क्या हुआ था कि ऊपर थे और वो नीचे से जा रहे थे, तो पोस्टों पर तो कुत्ते रहते हाँ। तो कुत्तों को भौंकना शुरू कर दिया। तो उनको पता चला कि कुत्ते फौज ने क्यों देख भौंक रहे, लिया। कुत्ते भौंक रहे। तब थोड़ा सा सरप्राइज लॉस हो गया। तो इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे, तो उनको लगा कि भाई अभी क्या कुछ नहीं कर सकते करके वापस जाने के लिए किया था। लेकिन शिव साहब का हमारा प्लानिंग अच्छा था, तो उन्होंने क्या किया था, जो पीछे भागने का रास्ता है वहाँ पर एक पार्टी लगाई थी, वहाँ पर लगाई थी, और जहाँ से मतलब पास हो सकते वहाँ पर लगाई थी। तो उस पार्टी ने फायर कर दिया। अभी उनको लगा कि पाक वाले ने फायर किया है उनके ऊपर, टेररिस्ट ने। हाँ, लेकिन पार्टी तो हमारी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, इधर भागने के लिए शुरू किया, तो उधर भी हमारी पार्टी ने फायर कर दिया। फिर दूसरी की तरफ भागने किया, तो मतलब हर जगह पर से भागना शुरू किया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। 6 के 6 टेररिस्ट मारे, हथियार मिले मेरे बटालियन को। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जो प्लानिंग बनाया था और जो मेरे बटालियन ने काम किया था, जो मेरे जवानों ने काम किया था, जो मेरे अफसर साहब ने और जेसो साहब ने काम किया था, इतना काबिल तारीफ़ था कि किसी भी एक जवान को खरोच नहीं आई, कोई कैजुअलिटी नहीं। इसके बाद आप पेंशन आ गए। सर कितने साल हो गए? 32 साल। हाँ सर, 31 साल 8 महीने के बाद मैं रिटायर हूँ। 4 महीने पहले मैं 32 साल से रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो आप? सर इससे पहले मैंने क्या किया था, रिटायरमेंट का प्लान मैंने 2014 में बनाया था। जब मैं LMDU के अंदर SM था, तो मैंने बोला कि 2018 में मैंने रिटायर जाना है और सिविल में काम करना है। तो सिविल का देखा मैंने, तो अपने जो इतने भी फौजी हैं, चाहे ऑर्डिनरी कैप्टन होने दो, चाहे सूबेदार होने दो, चाहे कुछ हो, अफसर साहब के लिए तो अनुमान अच्छी पोस्ट मिलती है क्योंकि उनका एजुकेशन अच्छा होता है। लेकिन जवान रैंक में पोस्ट नहीं मिलती है इतनी अच्छी, क्योंकि एजुकेशन नहीं होने के कारण नहीं मिलता है। तो मैं 10 क्लास पास था, तो बोला यार सिविल में अगर जीना है या फाइट खेलना है तो हमको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। तो मैंने 2014 में यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से मैं डिग्री में फॉर्म भरा और 2017 तक मैंने डिग्री पूरा किया, और साथ साथ मैंने कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। ताकि सिविल में आकर एक अच्छे पढ़े लिखे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम कर सकूं। तो उसका फ़ायदा आज मेरे को हुआ है। AP सिक्योरिटास कंपनी जो दिल्ली की है, अनिल पुरी सर फाउंडर है उनके, वो भी रिटायर्ड आर्मी वाले हैं। वो उस कंपनी के पूना का ब्रांच हेड हूँ, जो कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी मतलब सिक्योरिटी ये है, इसको मैं संभालता हूँ। मेरे अंदर कम से कम 10 एरिया मैनेजर है, 4 फील्ड ऑफिसर है, और 1000 से 1200 के करीब मेरे गार्ड है, और लगभग टर्नओवर देखा गया तो 4 करोड़ के आसपास महीने का हमारा टर्नओवर होता है। तो एक ब्रांच हेड के नाते एक अच्छी पोस्ट पर मैं रहा हूँ और एक अच्छा सिविल लाइफ मैं जी रहा हूँ सर। वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई साहब, ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया कि वीकनेस कहाँ है, कि एजुकेशन ये वीकनेस है, और अगर बाहर ढलना है तो नया स्किल सेट आदमी को बनाना पड़ेगा। तो आपने वो पहले से तैयारी कर ली, इसलिए आपको उसका फ़ायदा हुआ। और ये भी आपकी फ़ौज की सिखलाई है कि अगर आपका ट्रेनिंग अच्छा है तो रिज़ल्ट ऑपरेशंस में भी अच्छा आएगा। तो साहब बड़ी अच्छी लगी आपसे बातें करते हुए, बहुत टाइम लग गया। और अभी चलते हैं छोटे छोटे सवाल की तरफ, और जिनके छोटे छोटे आंसर आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका फ़ौज में सबसे खुशी का पल क्या है? खुशी का पल जो मैंने बोला RR का, जो एक ऑपरेशन था सक्सेस किया, जिसके अंदर मेरे जवान को किसी को भी मतलब चोट नहीं आई, और ऑपरेशन सक्सेस भी किया, मार भी गिराया और अवार्ड भी हासिल किए। ये मेरा बहुत सक्सेसफुल और खुशी का मौका है सर। तो और साहब कुछ ऐसा दुख का समय आपके ज़िंदगी में फ़ौज के दौरान जब आपको लगा हो कि यार ये बुरा हो गया? वैसे तो काफ़ी टाइम पर होता है, लेकिन जो मैंने पहला इंसिडेंट बताया था कि सुधाकर घुले कैजुअलिटी हुआ था, कोतवाल कैजुअलिटी हुआ था। कोतवाल तो चलो ठीक है बच गया, लेकिन सुधाकर घुले को हम समय पर उनको निकाल नहीं पाए, रेस्क्यू नहीं कर सके, क्योंकि टेरेन या फायरिंग और कोई रिस्क नहीं ले सकता है ना। और आप भी 18-19 साल के थे हाँ, और उस मैं टाइम। छोटा सा, मतलब इतना मेरे पास एक्सपीरियंस में नहीं था। तो अगर बोलते हैं ना सही समय पर अगर मदद मिली तो आदमी के लिए और क्या हो सकता है, तो हम नहीं मिले, तो ये थोड़ा सा मेरे को बहुत बुरा लगा। तो जिसके कारण मदद मिलना इम्पोर्टेंट है आदमी को। साहब कभी कोई बिल्कुल बवाल काम किया आपने फ़ौज में रहते हुए, कि पागल टाइप एकदम, या मज़ेदार? वो तो होते रहता है सर। और आपने देखा होगा मेरा स्टोरी, तो मैं इसमें रहा था
एक बता देता हूँ। सांबा में मेरी बटालियन थी और मेजर विनोद पाटिल साहब एडजुटेंट थे और कर्मा वांगचुक क्वार्टर मास्टर थे। तो नए अफसर आने के बाद थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना सिविल के अंदर रैंकिंग होता है। रैगिंग तो नहीं, फौज में मजा मजा हाँ, जरूर मजा लिया लेते जाता हैं। होगा। तो मेरे को शिव बनाया था, एक नए अफसर साहब आ और रहे आप थे। उस टाइम क्या थे, हवलदार थे? नहीं, मैं नायब सूबेदार था। हाँ। तो बोला, विनोद पाटिल साहब आए और बोले, तात्या विंचू इधर आओ, ये शिव साहब का ड्रेस पहनो। मैं बोला, पागल है क्या, ये सिविल ड्रेस में ये शिव साहब का ड्रेस, आपको क्या बोल रहा हूँ, पहनो। अरे सर, बोला मरवाओगी क्या, शिव साहब को पता चलेगा तो नौकरी खा जाएंगे मेरी। नहीं नहीं नहीं, बोला पहनो। बोला क्या करना है? अरे यार, नए अफसर साहब आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये करना है, मजे लेने। हाँ मजे लेने। सर पहला शिव साहब की परमिशन ले लो। बोला सर ऐसा नहीं, इतनी बड़ी हस्ती नहीं बन सकता हूँ। बोला मैं एसएम तक बन सकता हूँ। बोला शिव बनना थोड़ा, नहीं नहीं बनेगा तुम। तो मेरे को शिव साहब का ड्रेस डाल दिया, यहाँ पर कॉलर पर वो लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और इतना ही नहीं, शिव साहब की चेयर पर बिठा दिया और वो रिसीव करके लाए और वो साहब को आए मेरे पास। हाँ, अभी वो मेरे तरफ देख रहे, मैं उनके तरफ देखता हूँ। फिर मैं बोला, हाय हेलो हाउ आर यू, जाकर उसको शेक हैंड कर दिया, उसको बिठाया। अभी इस तरफ विनोद पाटिल साहब है, इसको तरफ विनोद पाटिल साहब, कर्मा वांगचुक साहब। मैं बोला, कर्मा, हाँ यूर मैनेजमेंट इज नाइट को ऐसा हिंदी इंग्लिश मार दिया, पार्टी करना और साहब का इन पार्टी करना। तो उन्होंने बोला, यस सर। एडजुटेंट, इनके लिए बड्डी बिड्डी दे देना विनोद पाटिल सर का। एडजुटेंट, इनके लिए बड्डी और रूम का इंतजाम करना। सर ओके, और इसका एक साइकिल ट्रेनिंग अरेंज करो, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला सर सर सर। तो करके उनको लेकर गए और उनको क्या पता कि कौन है इशू, क्या है, उनको मालूम नहीं था। ये कौन थे नए अफसर? अनिरुद्ध राव साहब करके थे। तो उनको लगा चलो ठीक है, होता है करके। तो फिर दूसरे दिन जब पीटी में देखा तो अर्जुन साहब और टुवाई साहब अलग थे और मैं अपना जिसो साहब की लाइन में खड़ा था। वो मेरे तरफ देख रहे, मैं उनके तरफ देख रहा हूँ। फिर मैं नज़दीक जाकर बोला, सर ये कल का दिन था, बात भूल जाओ, क्योंकि आपको पता है सर, पलटन के अंदर रहना है, एसएम साहब के प्लस अपने जो भी कुछ है अशोक प्रसाद के साथ तो बॉन्डिंग रखना पड़ता है। अरे कल तो आप तो शिव साहब की चेयर पर बैठे थे। बोला सर आपके लिए फंसाने के लिए किया था। अरे ऐसा है क्या, और आपने तो एक्टिंग अच्छा किया था शिव साहब के सर करना पड़ता है करके, या ऐसा करता है। तो ऐसे मौके आते हैं सर कभी कभी। सर साहब, आपका 32 साल का सफ़र रहा फौज में और आपने इन्फेंट्री की अलग अलग बटालियंस देखी होंगी, अलग अलग ग्रुप की रेजिमेंट देखे होंगे। तो आपके हिसाब से टॉप 3, और मराठा मत बोलना क्योंकि मराठा के तो आप खुद ही हो, तो आप अपने आप को फर्स्ट पक्का बोलोगे। तो मराठा के अलावा आप टॉप 3 रेजिमेंट किसको आंकोगे? वैसा देखा गया तो सर इन्फेंट्री लगभग, मतलब क्या है कि फॉरवर्ड में सबसे ज़्यादा इन्फेंट्री होती है। बट उसमें से भी अगर आपने बोला है, सवाल किया है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट मैं बोलूँगा तो राजपूत रेजिमेंट, जो कॉम भी वैसी है और रेजिमेंट भी है। दूसरी ग्रेनेडेड बटालियन, जिनका पीवीसी भी है उनके पास, और राजवर्धन राठौड़ भी। एक बटालियन अच्छी टफ बटालियन है और ऑपरेशनल में बहुत माहिर बटालियन है। और तीसरी जो मैं बोलूँगा, एक सिख बटालियन, जो कि कौम के लिए भी काम करते हैं और देशभक्ति उनके पास जुनून भरा हुआ है। तो ये 3 बटालियन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड दे दूंगा। तो राजपूत, ग्रेनेडियर और सिख बटालियन। ओके। तो सब इंटरव्यू ख़त्म होने के लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक नया कोई यंग बच्चा है, लड़का है लड़की है, जो फ़ौज में आना चाहते हैं, चाहे किसी रैंक से आना हो, उनके लिए आपका एक छोटा संदेश क्या होगा कि कैसे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? फौज में आना है तो थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्ट है, हार नहीं मानना है। चलो यार, अभी मेरे इस चांस में मैं फेल हो गया तो छोड़ नहीं देना है, कोई बात नहीं। उससे सीख लेना है कि अभी मैं कहाँ पर वीक पड़ा हूँ, वो वीकनेस को दूर करना है और आखिरी दम तक उम्मीद नहीं हारना है। और फौज एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आप फौज के अंदर ज्वाइन हो गए तो आपकी लाइफ सेटल हो जाती है और आपका प्लान, बोलते हैं ना, आपका ख़ानदान भी उसमें क्या होता है, डेवलप हो जाता है उसमें। ये है, तो हार नहीं मानना है। अगर फौज में नहीं आते तो क्या करते साहब? फौज में नहीं आते तो मैं पहले बोला था कि मैं कारपेंटर का काम कर रहा था। एक अच्छा कारपेंटर का ये होना था, क्या बोलते, कॉन्ट्रैक्टर होना था सर। तो बहुत अच्छा हुआ साहब कि आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं बने और सूबेदार मेजर बन गए, नहीं तो ज़िंदगी कहीं और ले जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्राइड, एक तो हम दोनों गिराई हैं और दूसरा कि आप इतने दूर से आए हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और बहुत बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सुनाई और ग्राउंड लेवल की स्टोरी बताई आपने, ग्राउंड लेवल की असलियत बताई कि कैसे एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल बैकग्राउंड से आया हुआ, एक सिपाही से भर्ती होके क्या क्या एक्सपीरियंस लिए और एक सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हो रहे हो।
सो थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑडियंस को भी मैं कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।